जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल पर, जहां पर आपकी सीएचएस की कंप्लीट तैयारी फ्री में कराई जा रही है। इससे कोई भी आपका चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बेसिकली मैं आपको कंप्लीट साइंस दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कराने वाला हूं। बायो के भी कुछ लेक्चर्स आपके चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में ही दूसरा टॉपिक दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, कहने के लिए एक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, बट इसमें बेसिकली ओवरऑल अगर आप नाइन्थ की बात करेंगे तो कंप्लीट नाइन्थ की केमिस्ट्री आपकी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट नाइन्थ से पूछे जाते हैं लगभग सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मेट, सारे थियरी आपको इस चैप्टर इस लेक्चर में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो 4 मार्क्स कहने के लिए, ये बेसिकली 5 से 6 भी हो सकते हैं। कहने के लिए आपको 4 में, इसलिए मिनिमम अभी पॉसिबिलिटी मान के चल रहा हूं कि मिनिमम 4 मार्क्स आपके इस क्लास से कंप्लीट होने वाले हैं अगर आप सीएचएस की तैयारी कर रहे हो तो। अब देखो, पैटर्न इस बार थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो इसके लिए आप बी प्रिपेयर फॉर दैट। आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए कि पैटर्न कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। पैटर्न के ऊपर भी वीडियो मैं जल्द बना दूंगा कि पैटर्न अगर चेंज भी होता है तो किस तरीके का पैटर्न चेंज होकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इट मे बी ऑफ एमसीक्यूज टाइप, एमसीक्यूज में भी किस तरीके का पैटर्न क्रिएट किया जा सकता है, इसके ऊपर भी हम बात जल्दी कर रहे होंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं फिर से बता दूं, जितने लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप चैनल में नहीं है, मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइए। जस्ट 1 सेकेंड, आपकी पेन टैब वर्क नहीं कर रहा मेरा। हाँ, 1 सेकेंड। हाँ, चलिए ठीक है। तो जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, रैंकर सीएचएस, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप सर्च करिए, रैंकर सीएचएस आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने बाद इस क्लासेस की पीडीएफ आप वहीं पर पा जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले छोटी सी बात मैं पूछूंगा, क्लास 9th में आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा मैटर, है ना, कि मैटर क्या होता है। भाई, आपके आसपास जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो सब कुछ क्या है, मैटर ही है ना। हवा दिख रही है आपके पास, कूलर दिख रहा होगा, पंखा दिख रहा होगा, एसी दिख रही होगा, आपका पेन दिख रहा होगा, टैबलेट दिख रहा होगा, जो भी जिस भी चीज में आप लेक्चर देख रहे हो सब कुछ आपके पास अगल बगल क्या है, मैटर ही तो है। मैटर क्या होते हैं, 2 तरीके से आपके मैटर समझ सकते हैं आप। मैटर 2 तरीके के होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। ठीक है, 2 तरीके से मैटर आपका डिवाइड किया जाता है फर्दर, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर में क्या होंगे, 2 तरीके से फिर से आप प्योर को कैटेगराइज करोगे, एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। ठीक है, प्योर कंपाउंड एंड प्योर एलिमेंट। अब मिक्सचर में 2 तरीके का मिक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस बोल सकते हो मिक्सचर को, या फिर इम्प्योर सब्सटेंस भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसको इम्प्योर भी बोल सकते हो, प्योर इम्प्योर। ठीक है, मिक्सचर्स क्या है, होमोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस क्या होता है, मैं बेसिक ओवरव्यू दूंगा पहले आपको, फिर आगे बढ़ने की जल्दी जल्दी से कोशिश करूंगा। होमोजीनियस की बात करूंगा, देखो पहले एलिमेंट से शुरुआत करते हैं। एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक तरीके का एटम हो वही एलिमेंट हो गया। जैसे मैं अगर हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो ये क्या है, एक एलिमेंट है। कंपाउंड की बात करूं, इसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे H2O की बात करूं, H2O एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन H2O ओवरऑल एक कंपाउंड ही है। ठीक है, ऐसे ही अगर होमोजीनियस मिक्सचर की बात करूं, अब इसमें होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस है, सब्सटेंस 1 प्लस सब्सटेंस 2 प्लस सब्सटेंस 3 में भी कितने भी हम सब्सटेंस को मिला के एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, उन मिक्सचर का जो अपना कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, मिक्सचर कहलाएगा बेसिकली। ठीक है, उन तीनों को मिला के जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा दैट विल बी योर मिक्सचर। ठीक है, फॉर मोर डिटेल मैं फिर से बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम पूरी कंप्लीट थ्योरी कराऊं। अगर आपको कंप्लीट थ्योरी करनी है तो मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, उसके लिए टाइम लगेगा। 1 घंटे में प्रॉपर थ्योरी नहीं हो सकती। अगर आपको करना है तो आप प्रॉपर 1 घंटे के, मेरे 1-1 घंटे के लेक्चर्स मिलेंगे। मैटर पे 1 घंटे 2 घंटे का मिल जाएगा, फिर अगले प्योर इज मैटर प्योर अराउंड अस पे 2-3-4 घंटे का वीडियो मिल जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे 3-4 घंटे का वीडियो मिल जाएगा। तो वो सब कुछ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। ठीक है, अब होमोजीनियस का मतलब क्या, देखो होमोजीनियस का मतलब जितनी भी सब्सटेंसेस आप मिला रहे हो अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली मतलब क्या भैया, कि कहीं से भी कोई भी पार्ट उठाओगे तो सब कुछ बराबर मिलेगा। मान लो पानी में अगर चीनी में मिला देता हूं, एक एग्जांपल आपको देता हूं, पानी में अगर चीनी मिला देता हूं, अच्छे से घोल दे रहा हूं, मैं सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया मैंने। अब चीनी कहीं से भी मैं पानी उठाऊंगा तो सेम अमाउंट ऑफ मीठापन मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो पानी में इक्वली होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आप या तो ऊपरी वाले हिस्से से पानी उठा लो या तो नीचे वाले हिस्से से पानी उठा लो, वो हर जगह से सेम अमाउंट ऑफ मीठा होगा, क्योंकि चीनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, सैंड प्लस वाटर ले लो आप, सैंड प्लस वाटर ले लोगे, अगर मिलाने के बाद अच्छे से घोल के छोड़ दो कुछ देर, तो आप देखोगे सैंड नीचे बैठ जाता। अब मैं बोलूंगा कि ऊपर वाले सरफेस से वाटर निकाल दो, अगर ऊपर वाले सरफेस से वाटर निकालोगे तो वहां सैंड आपको मिलेगा ही नहीं। अगर नीचे वाले सरफेस से निकालोगे तो थोड़ी बहुत सैंड आपको मिल जाएगी। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है वहां पे।
ठीक है। यूनिफॉर्मिटी नहीं मतलब कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, अगर मैं इसको सैंड मान के रखूं, ब्लू वाले पार्टिकल को, ये सैंड है, तो सैंड क्या है आपके पास, नीचे बैठ गया है। अगर ऊपर वाले को H2O मान लो तो ऊपर क्या है बचा है, H2O बचा है। तो हम कहीं से भी सॉल्यूशन उठाएं और सेम अमाउंट ऑफ दोनों पार्टिकल अगर हमें नहीं मिल रहे हैं तो दैट विल बी हेट्रोजीनियस, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मिटी हो जिसमें पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एलिमेंट की बात आपने समझ ली, हाइड्रोजन एटम। एलिमेंट के बाद क्या आता है, कंपाउंड आता है, ठीक है। तो ये चीजें आपके सामने है। चलो अब प्योर सब्सटेंसेस को हम थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सिंगल एटम्स होते हैं, प्योर सिंगल एटम्स होते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, जैसे या तो दो तरीके का हो, या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल होगा। एलिमेंट में दो तरीके का होगा, या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल होगा। एटम किसका, अगर सिंगल एटम जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, कार्बन एटम हो गया, जब सिंगल सिंगल एलिमेंट का सिंपल सा एटम हो दैट विल बी सिंगल एलिमेंट, ठीक है, एक ही तरीके के एटम्स हो एक में। अब मॉलिक्यूल की बात करूं, मॉलिक्यूल में सेम अमाउंट ऑफ एटम्स क्या करें, कंबाइन करें। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर H2 मॉलिक्यूल देख लो, H2O मॉलिक्यूल देख लो, ठीक है, ये क्या है आपके सिंपली मॉलिक्यूलर। अगर मॉलिक्यूल फॉर्मेट में डायटोमिक गैस जैसे बनती है, ठीक है, O2 बनती है, तो ये जब सेम अमाउंट ऑफ सेम एटम, बेसिकली सेम एटम जब कंबाइन करके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं दैट विल बी मॉलिक्यूलर। कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड क्या होंगे, बेसिकली मॉलिक्यूल्स होंगे। देखो सबसे पहले आप देखना, एटम्स की मैंने बात करी, अगर एटम की बात करूं तो सिंगल टाइप ऑफ एटम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो इसमें जितने भी एटम उठाओगे सब हाइड्रोजन के ही मिलेंगे। अब हाइड्रोजन के एटम्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। या तो सेम अमाउंट ऑफ, या तो एटम टू, देखो या तो सेम एटम मिलके बना, या फिर पहला और दूसरा, ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये ऑक्सीजन एटम हो गया। अब दो एटम मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स मिलके आपस में क्या, ये अगर मॉलिक्यूल्स में बना दूं तो मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल मिलके क्या करते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब कंपाउंड दो तरीके का होता है, या तो मॉलिक्यूलर हो सकता है या तो आयनिक कंपाउंड हो सकता है। क्लियर बात। सबसे पहले एटम, सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, एटम होगी आपके पास। अभी के लिए जो मैं समझा रहा हूं, सबसे छोटी यूनिट विल बी एटम। एटम्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, और मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो इतनी सी बात है, इस पे इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूं, ना तो एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अब देखो स्टेट ऑफ मैटर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं। स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। देखो स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली अगर आप देखो अभी के लिए जितना CHS पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो तीन होते हैं। पहला क्या होता है, सॉलिड होता है। दूसरा क्या होता है, लिक्विड होता है। तीसरा क्या होता है, गैस होता है। तीसरा क्या होगा, गैस होगा, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे तो आपका दो और होते हैं, ठीक है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, एक प्लाज्मा होता है, ठीक है। एक छोड़ रहा हूं वो आप बताओगे, एक और होता है, ठीक है। तो इतना आपके पास तीन बेसिकली आपके पास मैटर होते हैं। तीन कौन कौन से, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तीन फॉर्म में बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। आप आसपास अपने चीजें देख सकते हो। पानी क्या है, लिक्विड है। गैस क्या है, दैट इज ऑक्सीजन गैस, जो हम यूज करते हैं, इनहेल करते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। हमें जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी क्या, ऑक्सीजन ही तो है। इसके बाद आप सॉलिड फॉर्मेट में, आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया, सब कुछ क्या है, सॉलिड फॉर्मेट में। अब कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान से समझनी है। पहला क्या है भैया, डेंसिटी की बात करनी है। सबसे पहले डेंसिटी की बात करनी है। डेंसिटी सबसे पहले अगर सॉलिड की बात करूं तो डेंसिटी सॉलिड में से आती है सबसे हाई होती है, ठीक है। ये क्या होती है, यहाँ मीडियम होती है, ठीक है, मीडियम होगी। यहाँ पर क्या होगी, लो होगी। लो क्या, वेरी लो होगी डेंसिटी। अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं। डेंसिटी मतलब पार्टिकल्स आपस में कितने पास पास हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, इसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोजली, बहुत पास पास, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत पास पास, ठीक है, ये बहुत पास पास। जबकि यहाँ पर पार्टिकल क्या है, बस चार ही पार्टिकल। इसमें देखो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इसमें क्या है, इसका वॉल्यूम मान लो V है, इसका वॉल्यूम भी V है। इसमें देखो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है, और इसमें गोला भर दो, और गोला भर दो, और गोला भर दो। देखो सेम वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स भरे हैं, बहुत सारे। अगर जब बहुत सारे, इसको बोलोगे डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसकी डेंसिटी क्या है भैया, बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में बहुत ज्यादा लोग भरे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि भीड़ वाले के बहुत हाईली डेंस्ड है, मतलब कम जगह में ज्यादा लोग भरे हैं। और लेस डेंस्ड मतलब रेयर, गाँवों में जाओगे बोलोगे बहुत रेयरली डेंस्ड है, ये बहुत रेयर है, डेंस नहीं रेयर है, मतलब बहुत दूर दूर है घर। अगर बहुत पास पास, शहर को हम बोलते हैं ना कि हाईली डेंस्ड है। जब चीजें बहुत पास पास हो तो हमें डेंस बोलते हैं, अब जब दूर हो तो रेयर बोलते हैं। तो वैसे डेंसिटी क्या है, जब अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं दैट विल बी
डेंसिटी ज्यादा होगी। ऐसे अगर डेंसिटी आपसे सॉलिड लिक्विड गैस में पूछी जाएगी तो सबसे ज्यादा सॉलिड की होगी, फिर लिक्विड की होगी, फिर गैस की होगी। फिर उसके बाद वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम की बात अगर मैं बोलूं तो सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लिक्विड का भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बट गैस का फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड का क्या मतलब है, मान लो अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो फिक्स वॉल्यूम में होगा। जैसे क्यूब अगर आप बना रहे हो तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, एक क्यूब, है ना, अगर कोई भी क्यूब बना रहे हो। वैसे लिक्विड की बात करूं, लिक्विड भाई वॉल्यूम में तो मेजर करते हो, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है, क्या है, वॉल्यूम में तो मेजर कर रहे हैं अपन, तो वॉल्यूम तो इसका फिक्स ही होता है। अगर गैस की बात करूं तो मैं मान लो गैस अगर स्प्रे रूम में करके छोड़ दूं, ये पूरे रूम में फैल जाती है गैस। जैसे मम्मी कुकर की सीटी दे रही होती है तो वो गैस आपके नाक तक आ जाती है, आपके कमरे तक, तो गैस तो बहुत लंबा ट्रेवल करती है ना। तीसरी बात करते हैं हम कॉम्प्रेसिबिलिटी की, जो सबको नहीं पता होती है, कॉम्प्रेसिबिलिटी बेलिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा कहानी बदलेगा, वेरी लो होती है किसकी, सॉलिड की, ना के ही बराबर होती है, नेग्लिजिबल ही बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि मीडियम, थोड़ी सी कमी होती है, इसकी क्या होती है, हाई होती है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबा पाना, किसी चीज को कितना तुम कंप्रेस कर पा रहे हो, दबा पा रहे हो। तो सॉलिड तो पहले से ही बहुत ज्यादा पास पास है पार्टिकल, तो इसको दबा नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की होती है। जैसे गैस को हम कंप्रेस करके क्या बना सकते हैं, लिक्विड भी बना सकते हैं, ये बात आपने पढ़ी होगी, है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बनाने का काम करते हैं, दैट इज योर दिस, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्लूइडिटी की बात करते हैं, फ्लूइडिटी, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। फ्लूइडिटी की मैं बात करूं, सॉलिड फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करना, तो सॉलिड तो नेग्लिजिबल ही होता है, नेग्लिजिबल ही होता है, फ्लो थोड़ी करता है कहीं पे सॉलिड। इसकी थोड़ी सी मीडियम पेस में मैं कर देता हूँ कि मीडियम में थोड़ी बहुत होती है, इसकी क्या होती है, हाई होती है, मतलब होती है, बेसिकली कहने का मतलब होती है, ठीक है। प्रेजेंट फ्लूइडिटी अगर मैं बात करूं तो वहां पे नेग्लिजिबल था, यहाँ पे बोलूंगा प्रेजेंट होती है, फ्लूइडिटी होती है प्रेजेंट, यहाँ पे बोलूंगा कि प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो गैस में भी प्रेजेंट होती है और लिक्विड में प्रेजेंट होती है, बहना, वो पानी बह के तो एक दूसरे जगह जाता है और गैस भी बह के ही जाता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें समझना था। अब कन्वर्जन की बात कर लेते हैं, कुछ स्टेट्स में हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। मान लो अगर सॉलिड की मैं बात करूं, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, और लिक्विड से कहाँ जाना है, गैस जाना। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो हम पहले समझ लेते हैं कि मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो एग्जाम्पल हम वाटर को यूज करते हैं, हम समझने के लिए वाटर का यूज करते हैं, फिर वाटर से चीजें समझते हुए जाते हैं। वाटर को और सॉलिड फॉर्मेट बोलूं तो मैं वाटर, सॉलिड में क्या होता है, आइस होता है, लिक्विड में क्या होता है, ये वाटर ही होता है। और वाटर से अगर गैस में जाने की बात करो तो ये क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा, बोलिए, वेपर हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं अभी आपसे पूछता हूँ यहाँ पर इस पॉइंट पर कि मान लीजिए आइस से आइस को वाटर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोलेंगे कि हमें हीट ऐड करना पड़ेगा, भैया उसको गर्म करना पड़ेगा, बात तो बराबर है, हीट ऐड करना पड़ेगा। अगर वाटर से वेपर जाना है तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हीट ऐड करना पड़ेगा। देखो बर्फ है, बर्फ को गर्म करोगे तो पानी बनेगा, पानी को गर्म करोगे तो वेपर बनेगा। अगर जस्ट उल्टा हमें अगर आना हो वेपर से वाटर में तो हम बोलेंगे कि भैया हीट रिमूव कर दीजिए, हीट रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वाटर को गर्म किए तो वेपर बना, वेपर को ठंडा करोगे तो पानी बनेगा, ठंडा करोगे तो हीट निकाल ले रहे हो। सेम वाटर से जब भी हमें आइस लेके जाना होगा तो क्या करना होगा, हीट रिमूव कर लो, उसकी हीट जितनी भी होगी वो रिमूव कर लो, या फिर कोल्ड कर दो, उसको ठंडा कर दो। यही तो होता है, यही तो होता है, बोलो। अब इस कन्वर्जन को क्या क्या बोलते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। सॉलिड से जब लिक्विड में जाएगा तो इसे मेल्टिंग बोलते हैं या फिर फ्यूजन बोलते हैं। जब लिक्विड से सॉलिड में आएगा इसे फ्रीजिंग बोलते हैं। आप जानते हो फ्रीज करके आप क्या कर रहे हो, आइस बना रहे हो। लिक्विड से जब गैस में जाएंगे वेपराइजेशन बोलते हैं, और गैस से जब लिक्विड में आएंगे कंडेंसेशन बोलते हैं। सुना होगा तुमने इस प्रोसेस को। लिक्विड को गैस में वेपराइजेशन भी बोलते हैं या फिर इवेपराइजेशन भी बोलते हैं, लेकिन वो प्रोसेस अलग होती है जो बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा हो ये काम। थर्ड वन इज जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कोई चीज ट्रांसफर हो रही हो तो दिस विल बी सब्लिमेशन, और जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ रहा हो दिस विल बी डिपोजिशन। अब सब्लिमेशन के ऊपर काफी केस आता है तो इसके ऊपर आप लिख लीजिएगा, सब्लिमेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कौन कौन से हो सकते हैं। अब सब्लिमेशन का एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं तो कपूर का एग्जाम्पल आपने सुना होगा, जिसे इंग्लिश में हम कैम्फर बोलते हैं या फिर ड्राई आइस को बोलते हैं। ड्राई आइस क्या है भैया, CO2, ठीक है, ड्राई आइस, सॉलिड CO2, ठीक है, सॉलिड CO2, ये क्या है आपके पास, दैट इज ड्राई आइस। आपने देखा होगा डायरेक्ट, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाते हैं, मतलब लिक्विड वाली स्टेट में जाते ही नहीं, ये लिक्विड वाली स्टेट में जाते ही नहीं। इसका मतलब कपूर को देखा है कभी पानी बनते हुए, कपूर को जब जलाओगे तो पानी नहीं बनता, वो डायरेक्ट जल के गैस बन जाता है,
वो डायरेक्ट जल के क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस चीज को दिमाग में अपने रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, आगे ध्यान से समझिएगा। अब थोड़ी सी और चर्चा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर लेटेंट हीट की। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफ पहले करूंगा, उसके बाद समझाऊंगा। जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, ध्यान से देखना, सॉलिड से जब लिक्विड में जाएंगे और लिक्विड से जब गैस में जाएंगे, तो अगर एग्जांपल के तौर पर आपसे बोलूं, सॉलिड से लिक्विड में कब जाओगे, जब आप किस चीज को पार करोगे, मेल्टिंग पॉइंट को पार करोगे। मेल्टिंग पॉइंट को पार करोगे, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। बोलो कोई दिक्कत, 0 डिग्री सेल्सियस। जब लिक्विड से गैस जाना है, मतलब आप बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचिए, बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर लेके जाइए। जो टेम्परेचर होगा वो क्या कितना होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट विच इज वाटर के लिए कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। अगर है तो फिर समस्या है कोई ना कोई, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में आप रखिए कि है अगर तो कोई ना कोई समस्या है। अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस इफ दैट इज वाटर। अगर लिक्विड को हमें गैस में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव टू रीच द टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर बॉयल होने लगता है और बॉयल होने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्लियर है बात। इस बात को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी इसी को बोलते हैं, जब हम उल्टा प्रोसेस कर रहे होंगे। फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं जब हम कहाँ जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। क्लियर है बात, ठीक है, ठीक है, क्लियर बात। बॉइलिंग पॉइंट या फिर कंडेंसेशन पॉइंट भी बोल सकते हो, दोनों बात बराबर है। अब देखो यहाँ पर हमें बात आती है, थोड़ा सा इतनी बात आपको समझ में आ गई। हाँ चलो, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, ये बेसिक टर्म था, लेकिन अब यहाँ पर जो बात आएगी ना वो समझने वाली मेन है। तो लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट का मतलब गुप्त उष्मा, मतलब छुपी हुई हीट। छुपी हुई हीट का मतलब भैया जो पैक करके हम रख दे रहे हैं, ताला लगा के रख देंगे, वही होगा क्या, नहीं। देखो लेटेंट हीट बेसिकली दो तरीके की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको देखो ध्यान से समझोगे ना तो आपकी चीजें हो जाएंगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, देखो बहुत ध्यान से समझना। मान लो मैं आइस था -5 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, -5 डिग्री सेल्सियस पर, ये क्या था, आइस। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है 5 डिग्री सेल्सियस वाटर पर। इसके बीच का जो फिनोमिना होगा ना उसको समझना आपको, यहीं पर पूरा खेल है और इसी पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। हीट क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर यहां पर लिख लो, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। देखो अब मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए मैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट किसी बॉडी को दे रहा हूं, क्यू अमाउंट ऑफ हीट, मान लो ये 2 डिग्री सेल्सियस पर अपना कोई भी वाटर था, 2 डिग्री सेल्सियस पर मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, तो ये कहाँ चला गया, 3 डिग्री सेल्सियस पर भाग गया। वाटर हमारा कितने पर हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस। जब अब देखो यहाँ से मेन खेल है, पहला अभी तक जो था वो बस कहानी थी, अब समझने की बारी आई। देखो जब हम हीट किसी भी वाटर में दे रहे हैं, हीट मतलब गर्म कर रहे हो बेसिकली, इतनी बात, हीट मतलब गर्म करना। जब हम किसी भी सब्सटेंस को गर्म करें और गर्म करने से उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, गर्म करने से उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो हम उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। कि मैंने पानी थी, मेरे पास 2 डिग्री सेल्सियस पर पानी था, मैंने पहले ऑब्जर्व किया था भैया, अब इसको मैंने गर्म किया तो ये 3 डिग्री सेल्सियस पर चल गया। मतलब मेरे हीट देने से क्या हो रहा है, हीट ऐड करने से टेम्परेचर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है। टेम्परेचर में क्या आ रहा है बेटा, इंक्रीमेंट आ रहा है। इस बात से तुम खुश हो जाओगे, ये तो ऑब्वियसली तुम्हें दिखेगा, ये वाली बात तो तुम्हें दिखेगी। लेकिन एक केस आएगा जहां पर ये बात नहीं होगी। देखो लेटेंट हीट क्या कहता है, लेटेंट हीट क्या कहता है, लेटेंट हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या है भैया, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। व्हाट इज दिस, अब देखिए ध्यान से। अब यहां पर मैंने -5 डिग्री सेल्सियस से क्या था, आइस। अगर आइस को कन्वर्ट करना तो मैंने भी बताया आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आइस को वाटर में, फ्रीजिंग पॉइंट पर। तो मैं पहले इसको कहाँ लेके आऊंगा, 0 डिग्री पर लेके आऊंगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। बट ये 0 डिग्री सेल्सियस पर भी आइस होगा, मतलब ये क्या होगा, सॉलिड होगा।
अब यहाँ से हमें 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ लेके जाना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाना पड़ेगा, इसे वाटर बनाना पड़ेगा, ये कहाँ लेके जाना पड़ेगा, वाटर बनाना पड़ेगा। एंड दैट्स द रियल गेम। यहाँ पर रियल गेम है, वो रियल गेम क्या है कि भाई जब आप इस प्रोसेस में जितनी भी हीट तुम दोगे, इस प्रोसेस में जितनी भी हीट दोगे, इस प्रोसेस में जितनी भी हीट दोगे, वो हीट क्या होगी, वो हीट क्या होगी, लेटेंट हीट होगी, लेटेंट हीट होगी। इसका क्या मतलब, देखो मैंने किया क्या, पहले -5 डिग्री से मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस को ले आए, थोड़ी थोड़ी मैंने हीट दी, देखो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इसको हीट देता रहा मैं, थोड़ा थोड़ा हीट देता रहा मैं, थोड़ा थोड़ा हीट दिया तो ये कन्वर्ट हुआ -5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस में। लेकिन हमें चाहिए वाटर, तो आइस तो सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, लेकिन हमें अब फेस चेंज करना है। अब जब हम हीट देंगे, तो ये 0 डिग्री आइस से ही 0 डिग्री ही वाटर बनेगा। यहाँ पर फेस चेंज होगा, ना कि टेम्परेचर। हमारा टेम्परेचर में देखो कोई चेंज नहीं आ रहा है, पहले हमारा 5 डिग्री आइस था माइनस का, फिर हमने हीट दिया तो टेम्परेचर चेंज हुआ, -5 पे मतलब 5 डिग्री का चेंज हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन गई। अब इस आइस को और हीट दिया हमने तो ये क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये जो वाटर, जो हीट हमारी किसमें यूज हो, स्टेट को चेंज करने में, ना कि टेम्परेचर को, जो हमें दिखे ना। बेसिकली हम तभी तो पहचान पाएंगे कि हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तभी तो हम समझ सकते हैं कि एनर्जी दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। बट इस केस में वो काम नहीं होता, जब आप हीट देते हो वो हीट छुप जाती है, किस में काम आ जाती है, स्टेट को चेंज करने में काम आ जाती है, ना कि दैट इज वाटर टेम्परेचर को। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर आप जाते हैं, आइस से सॉलिड में, सॉलिड से वाटर में जाएंगे आप, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे। और वेपराइजेशन क्या होता है, जब आप 100 डिग्री लिक्विड से कहाँ जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस गैस में आप जाएंगे। दिस विल बी द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इस केस में भी लेटेंट हीट वही होती है। लेटेंट हीट क्या है, छुपी हुई इस्मा, जो किसमें काम है, टेम्परेचर को चेंज ना करने में काम है, किसमें काम है, स्टेट को चेंज करने में काम है, दैट इज लेटेंट हीट। इसका फॉर्मूला फिजिक्स में बेसिकली पढ़ना चाहिए, m/L, ठीक है। m क्या है, मास है, वैसे यहाँ पर Q बराबर m/S/डेल्टा T। S क्या है, स्पेसिफिक हीट, वो आपको कांस्टेंट गिवन रहेगा। L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर वेपराइजेशन, कुछ भी हो सकता है, लेटेंट हीट है। यहाँ पर m मास है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है। Q अमाउंट ऑफ हीट देने से कितना चेंज इन टेम्परेचर होगा, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर हमें स्टेट चेंज करना है तो हम इससे निकाल पाएंगे, ठीक है। इतनी बात अब आपको क्लियर है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट आपको करना है। अब एटम की बात करते हैं, तो एटम के अंदर सिंपल से अगर आप बात करें, कोई भी एटम अगर आप चूज करते हैं, तो एटम के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस होगा, छोटा सा प्यारा सा। इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूट्रॉन होगा भैया, और प्लस प्रोटॉन होगा भैया, और भी एलिमेंट होते हैं, बट हमें वो काम हमारे लिए अभी नहीं है। इसके अराउंड जो घूमता है वो क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इसके आसपास। तो बेसिकली अगर कोई भी एक, अगर आप एटम उठाते हैं, उस एटम में क्या क्या प्रेजेंट होगा, उस एटम में प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने थी, रदरफोर्ड, कभी कभी गोल्डस्टीन का भी नाम आ जाता है। न्यूट्रॉन की किसने की थी, चैडविक ने की थी, ठीक है। तो ये तीनों के ऊपर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, और तीनों का दो चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा, तीनों के ऊपर क्या क्या चार्ज कितना होता है तीनों के ऊपर, और तीनों का मास कितना होता है, ये दोनों याद कर लीजिएगा, और दोनों का E/m रेशियो तीनों का याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, छोटा सा काम मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब एटम, बोहर-ब्यूरी के अकॉर्डिंग जो एटम था, उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ सेल्स होती है, ये आपकी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेल होती है, जैसे K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, नंबर ऑफ सेल्स होती है। उस सेल्स में आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग में बोला जाए तो इस पे दैट इज न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर इनके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो न्यूक्लियस क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज क्यों होगा भैया, क्योंकि इन पे प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। और इनके अकॉर्डिंग दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट होती हैं, सेल होती हैं, जिनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एक इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, 2n², और n की वैल्यू 1 फॉर K सेल, 2 फॉर L सेल, 3 फॉर M सेल, एंड 4 फॉर N सेल। n की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू है 3,
तो ये ऐसे वेरी कर सकती है। ये किसके लिए है, के शेल के लिए है, ये किसके लिए, एल शेल के लिए है, ये किसके लिए, एम शेल के लिए, ऐसे एन शेल के लिए 4 हो जाएगा। इस तरीके से वेरी करता रहेगा। तो ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। ठीक है, इस बात को अभी आप थोड़ा देखो, बहुत बेसिक बेसिक, बहुत ऊपरी बातें मैं ऊपरी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हमें चीजें फास्ट भी करनी है और वही चीजें पढ़नी है जो पूछी जाएंगी आपसे, उससे ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है हमारा, सिंपल सी बात मैंने बताई, क्यों, क्योंकि देयर विल बी ए प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन वी विल डिसाइड दैट द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस विल बी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो के एम एल एम एन सेल हो गए ये आपके पास, और भी चीजें हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, चार्ज की बात करते हैं। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के निगेटिवली चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, सेम पॉजिटिव अमाउंट ऑफ। न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। एफिनिटी की बात करूं, मतलब अट्रैक्शन बेसिकली, तो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का किसके थ्रू होगा, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब प्रोटॉन के टूवर्ड्स होगा। अगर प्रोटॉन की बात करूं, अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियर निगेटिव चार्ज होगा। न्यूट्रॉन भैया ये ना चार्ज ही नहीं है, तो किसी से कोई बैर नहीं रखता भैया, आपसे ना मतलब है ना हमसे मतलब, सेल्फ सेटिस्फाइड व्यक्ति है न्यूट्रॉन आपका। ठीक है, वेट की बात करूं तो बहुत नेग्लिजिबल होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इसका होता है 1 EMU। अब 1 EMU बराबर हाउ मच ग्राम, ये आप बता सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो। मैंने पिछली ही क्लास में बताया था आपको। 1 EMU दैट इज न्यूट्रॉन का भी होता है। लोकेशन मतलब कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, विद इन न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। अब चार्ज पर यहाँ लिख भी लो, चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस में होगा, और ये होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में दे दे रहा हूँ, E/M रेशियो आप निकाल लेना। ठीक है, इसका यूज अगर आप आगे जाओगे तब आपको समझ में आएगा E/M का रेशियो का यूज क्या होता है। यहाँ पर भी लिख लो 0। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए, अब कोई एक सिंगल एटम को हम चूज करते हैं। मान लीजिए मैं बोला हूं कि कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम, तो इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका, कोई भी एलिमेंट अगर आप चूज करते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ध्यान पर। यहाँ पर हम सिंपली क्या लिखते हैं, मान लीजिए मैं इसको एटॉमिक नंबर ए से दिखा दे रहा हूँ, और नहीं सॉरी जेड से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर ए से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर बी से दिखा दे रहा हूँ। बी इज क्या है, बी इज एटॉमिक वेट, या फिर एटॉमिक मास आप बोल सकते हैं, वेट या फिर मास नंबर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, मास नंबर भी आप बोल सकते हैं। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या है, मैंने पहले बोला कि किसी भी एटम में क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ठीक है, तो अगर यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि एटॉमिक नंबर हम किसे डिफाइन करते हैं। एटॉमिक नंबर किसको हम बोलते हैं, बेसिकली एटॉमिक नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, वही क्या होता है हमारा, दैट इज एटॉमिक नंबर कहलाता है। अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो आगे मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं बोलूं एटॉमिक वेट की बात करूं, एटॉमिक वेट की बात करूं, एटॉमिक वेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आप लिख लीजिएगा, ये आप लिख लीजिएगा, इस बात को आप दिमाग में अपने रख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। फॉर पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी, फॉर न्यूट्रल बॉडी, फॉर न्यूट्रल बॉडी। अब देखो इसको थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड आएगा। न्यूट्रल बॉडी की मैं बात करूं, मान लीजिए मैं कार्बन दैट इज ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, मतलब 0। तो जब भी ये न्यूट्रल बॉडी हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में अपने रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि फॉर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, अब देखो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है भैया हमारी कोई सी भी। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अब देखो हम जब भी कोई भी एटम हो, देखो पॉजिटिवली चार्ज मतलब सोडियम प्लस में ले रहा हूं, कोई भी एटम होगा जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, देखो सोडियम था कोई चार्ज नहीं, तो 2, 8 और 1। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आई थिंक इतना तो आता ही होगा कि 2 और मैक्सिमम किसी भी ऑर्बिट में 8 होता है, तो 2, 8 फिर उसके बाद फिर 1 से 8 तक भरते चले जाएंगे, तो इस तरीके से भरते जाते हैं।
तो पहले सेल में 2 आएगा, ठीक है, 2n² से n बराबर 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा। तो सोडियम के पास जब कोई चार्ज नहीं था, ये 0 चार्ज था, तो इसके पास 11 प्रोटॉन थे एंड 11 इलेक्ट्रॉन थे। इस बात से आप एग्री कर रहे हो? मैं अब बोल रहा हूं कि अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लो तो अब कितना बनेगा, 11 प्रोटॉन प्लस बचेगा और 10 इलेक्ट्रॉन माइनस बचेगा। तो बोलो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलके तो खत्म कर देंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि -11 + 10, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। या फिर -10 + 11 बोलूं तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव का। अब देखो सेम केस यहाँ पर मैं पहले बोल रहा था कि -11 + 11 प्लस का 11 प्रोटॉन प्लस चार्ज, माइनस का 11 माइनस बराबर क्या हो जा रहा था, 0। तो कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं आ रहा था, बट हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, -1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। अब बचा कितना, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, चार्ज के साथ हम चीजें करते हैं तब समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अब 11 प्रोटॉन है -10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या +1 बचेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 10 माइनस चार्ज, 1 पॉजिटिव, तो इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1, मतलब 1। अब इसके पास क्या होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे प्लस 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम जब भी कोई भी छेड़छाड़ करते हैं, किसी भी एटम के साथ कोई चीज निकालते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन होती है। क्यों? क्योंकि उसको निकालना आसान, उसको कम एनर्जी में ही वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, अब दूसरा केस मान ले रहा हूं O2- फॉर निगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, फॉर निगेटिवली चार्ज बॉडी, तो सिंपल सी बात समझ में आ गई कि प्रोटॉन क्या होंगे, हमेशा ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, अगर जब भी पॉजिटिवली चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज की बात करूं तो इसमें अगर ऑक्सीजन देखोगे तो 2 और 6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन थे अपने पास शुरू में। मैं बोल रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, आप 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो इसमें। ठीक है, अब कितना, 10 इलेक्ट्रॉन माइनस का प्लस 8 प्रोटॉन प्लस का, तो माइनस प्लस मिला के कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो चार्ज इसीलिए इसके ऊपर क्या आ गया, 2 माइनस आ गया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी पर बेस्ड आपके साथ आगे सवाल हम पूछे जाएंगे। ठीक है, वैलेंसी की बात करते हैं। तो वैलेंसी के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए किसी भी एलिमेंट का। तो किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो हम सेल में भरते हैं, KLMN, ये सेल होती है, इसमें हम भरते जाते हैं। तो K में अगर हम 2n² वाला फॉर्मूला अगर यूज करें तो n की वैल्यू क्या होती है, K के लिए 1 होती है, L के लिए 2, इसमें 3, इसमें 4। तो अगर 2n² हम यूज करते हैं तो K में 2 आएगा, इसमें कितना आएगा, 8 आएगा, इसमें कितना आएगा, 3 3 9 2 18 आएगा, इसमें 16 दूना की 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। बट आउटर मोस्ट सेल में मोस्टली 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, तो हम किसी भी अगर इलेक्ट्रॉन की का अगर किसी भी एलिमेंट की किसी भी एटम की हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो उसकी वैलेंसी कैसे बताओगे आप और उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे बताओगे, दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों को ध्यान से रखिएगा। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि सोडियम का ही एग्जांपल हम लेते हैं, सोडियम को हम अच्छे से जानते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, बेसिकली इलेक्ट्रॉन किसमें इतने 11 होते हैं, न्यूट्रल एटम है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करता हूं तो ये आएगा 2 8 1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये K सेल, ये L सेल, ये M सेल। तो ये सबसे बाहर वाली सेल क्या होगी, जो सबसे बाद में आएगी, M। M में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। यही क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसी को ही वैलेंसी बोलते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी एटम की टेंडेंसी दोस्ती करने के लिए, कितनी टेंडेंसी है उसकी, अगर 1 है तो 1 से दोस्ती कर पाएगा, 2 है तो 2 से दोस्ती कर पाएगा। तो वैलेंसी जब भी आपकी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो ये किसके बराबर होगा, वही उसकी वैलेंसी भी हो जाएगी। ठीक है, उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी, इस बात को दिमाग में रखिएगा। जैसे अगर कार्बन की पूछूं तो 4 है तो 4 ही होगी उसकी वैलेंसी भी, लेकिन यहीं पर केस बदल जाएगा। अगर इस केस में अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 4, अब क्या हो जाएगा, वैलेंसी चेंज हो जाएगी। नाउ वैलेंसी विल बी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
इसका एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो, हमें पता है कि हर एलिमेंट अपने आप को क्या करना चाह रहा है, इस यूनिवर्स में स्टेबल करना चाह रहा है। आप भी स्टेबल करना चाह रहे हो अपने आप को। आप सोच रहे हो कि हम चीजों को पढ़ लिख ले, पढ़ लिख के अच्छा खासा पैसा कमाने लगे, अपने आप को स्टेबल कर ले। ठीक है, तो ऐसे ही एलिमेंट भी स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जो भी आपका आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो, 8। जब भी कोई भी सेल 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव कर लेती है तो वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो सोडियम भाई साहब के पास अगर आप देखें तो पूछेंगे कि 2 इसमें, 8 इसमें, 1 इसमें, ये एक क्या है, ज्यादा है। तो सोडियम अगर आपसे पूछा जाएगा Na और Na प्लस में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो Na प्लस इज मोर स्टेबल। हो सकता है स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो इस बात को अपने दिमाग में आप रखिएगा। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का मतलब Na का कितना होगा, 2 8 1 हो जाएगा। इसका करोगे तो 2 और 8 हो जाएगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है दोनों का। हम इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो 1 इसमें ज्यादा है, तो आउटर मोशन में 1 है, 8 नहीं है। हमेशा कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो मैं बोलूं या तो इसमें +7 ऐड कर दो, या तो क्या कर दो भैया, 1 को निकाल दो, या तो 7 को ऐड कर दो। तो अब तुम खुद सोच लो, 1 को ऐड करना आसान है या 7 को निकालना आसान है। सॉरी, 7 ऐड करना आसान है या 1 को निकालना आसान। ऑब्वियसली 1 को निकालना आसान है यार। कर तो सकते हो तुम स्टेबल इस तरीके से भी यार, लेकिन तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी, इतना एनर्जी लगेगा, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी कि तुम परेशान हो जाओगे, इम्पॉसिबल सा टास्क लगेगा तुम्हें। सो दैट्स द इम्पॉसिबल थिंग। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। तो जब निकाल दोगे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो हर चीज अपने आप को कहाँ घसीटना चाह रही, स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाह रही है। और स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इज इट क्लियर। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो 2 और 6। अब आउटर मोस्ट सेल क्या है, 6 है। इसमें कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि 6 अगर निकाल दें तो यहाँ पर देखो, 2 अगर होगा आउटर मोस्ट सेल में, 2 होगा तो इसे बोलते हैं डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल मतलब दुक्का कंप्लीट करना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। या तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का 2 होता है। ठीक है, अगर कंप्लीट करना है तो 2 करते हैं हम। या तो क्या करें, एल, दैट इज अगले सेल में अगर लाओगे तो ऑक्टेट रूल फॉलो होगा, दैट विल बी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें मैं क्या कर दूं भैया, इसमें प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ। 6 निकालने से बढ़िया है कि 2 ऐड कर दूं। आसानी कौन सी है, 6 निकालने से बढ़िया 2 ऐड कर दो। सो आसानी किसमें है, एडिशन में, एडिशन करने में। तो मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो 2 ऐड कर दोगे तो जैसे ऐड करोगे O2 माइनस हो जाएगा। O2 माइनस की इसके अगर देखोगे तो 2 और 8। अब अगर आपसे स्टेबिलिटी पूछ दिया जाए O और O2 माइनस 2 की, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी क्यों स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम अगर वैलेंसी देखें तो वैलेंसी यही कि ये दूसरे किसी से अगर दोस्ती करता है तो उससे कितना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो बोलेंगे भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता ना तो ये स्टेबल हो जाता। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन के लिए दोस्ती करेगा। तुम किसी से दोस्ती क्यों करोगे, जब तुम्हारा कोई काम होगा किसी से तभी तो तुम दोस्ती करोगे। तो ये ऑक्सीजन किसी से दोस्ती एक ही शर्त पर करेगा कि भाई तुम मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल हो जाऊं। ठीक है, तो इसी शर्त पे दोस्ती करेगा। तो इसकी वैलेंसी यही हो जाएगी। वैलेंसी क्या है, कितनी शर्त है, कितनी रिक्वायरमेंट है दोस्ती के लिए, दैट इज योर वैलेंसी। तो वैलेंसी अगर आप देखोगे तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था बाबू, 6 इलेक्ट्रॉन था। हमें वैलेंसी निकालना है तो 8 माइनस क्या कर दें, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6। तो 8 माइनस 6 विल बी 2, और 2 क्या है, वैलेंसी है। तो जब भी आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैलेंसी विल बी 8 माइनस का नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कम होंगे तो दैट विल बी सेम विल द वैलेंसी। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आएगा। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स कैसे बनता है। फॉर दिस यू हैव टू लर्न वैलेंसी कितनी होती है किस कंपाउंड की, एटलीस्ट नहीं ज्यादा तो 20 तक तो आपको याद ही होनी चाहिए। 20 एटॉमिक नंबर तक आपको याद होना चाहिए, क्या, वैलेंसी आपकी याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब मान लीजिए किसी भी फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, मान लीजिए मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, आप बताइए कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना, हाइड्रोजन यहाँ लिखो, ऑक्सीजन यहाँ लिखो। अब इसके नीचे इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, एक ही तो होता है इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 2 जो है वो यहाँ पे लिखोगे आप। यहाँ पे एक छोटा सा बक्सा बना लेना, यहाँ पे इसमें आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, H2O1। 1 है तो 1 को सिंपली निग्लेक्ट करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, H2O बनेगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन पास एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सो दैट्स व्हाई उसका एटॉमिक नंबर भी एक ही होता है।
इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है तुम्हें? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कैसे हुआ, कैसे हुआ? उनकी वैलेंसी उनके जस्ट नीचे रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे अगर मैं बोलूं सिंपल सा, दैट इज कोई भी कंपाउंड ए है जिसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है, बी है उसकी वैलेंसी 4 है, ठीक, इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ नहीं तो थोड़ा सा कंपाउंड की तरह ही लिख रहा। इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, इसकी वैलेंसी 4 है। अब बताइए इससे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? तो आप जो थोड़ा सा शातिर बच्चा होगा फटाक से आएगा, A2B4 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा, A4B2, हो गया, बन गया कंपाउंड। बोलो कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, आंसर सही है। बट एक छोटी सी मिस्टेक आप जो कर रहे हैं, जब भी आप लोगे ये रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, कॉमन लेते हो काट पीट के इसको क्या करोगे, काट दोगे, तो क्या बनेगा, A2B बनेगा। जब भी बनेगा ये A2 बनेगा, तो आपको रेशियो बस थोड़ा सा काटना पड़ेगा, ठीक है, या तो यहीं पर काट दो कि 1:2, अगर कट रहा है दोनों तो यहीं पर काट दो, अब मल्टीप्लाई कर लो। अगर रेशियो मल्टीपल है एक दूसरे को आप उसको काट देंगे, अगर वो मल्टीपल नहीं है देन आप डायरेक्टली लिख देंगे। जैसे अगर मैं बोलूं A3 है और B2 है, नाउ A के नीचे 3 लिखिए, B के नीचे 2 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बस हो गया कहानी। ये क्या बन जाएगा, A2B3 बन जाएगा। यहाँ पर कोई भी कट्टम कुट्टम करने की जरूरत नहीं है। सो फॉर दैट यू मस्ट लर्न वैलेंसी कितनी होती है और किस कंपाउंड की कितनी होती है। अगर लिखना हो तो लिख लो, यहीं पर मैं लिखवा दे रहा हूँ, दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, और बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के बाद सल्फर, और सल्फर के बाद क्या आता है, आर्गन, पोटेशियम, और यहाँ पर कैल्शियम, ठीक है। बस यहाँ पर लिखते चलो फटाफट से। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इसकी 2, बेसिकली स्टेबल ही होता है तो 2 ही आप बोलेंगे, स्टेबल होता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों। लिथियम की कितनी होती है, 3, बेरिलियम की कितनी होती है, 4, सॉरी हाँ 4। अब बोरॉन की कितनी हो जाएगी, सॉरी 1, 2, 2 और 1, यहाँ पर थोड़ा सा हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, यहाँ पर 2 होता है, ठीक है, यहाँ पर 3 होता है। वैलेंसी है ये क्या है, वैलेंसी, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की भी बात कर रहे हैं। कार्बन की 4 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 और 6, ठीक है। हाँ अच्छा, यहाँ नाइट्रोजन में भूल गया हूँ, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगी 3, यहाँ हो जाएगी 2, यहाँ हो जाएगी 1, यहाँ हो जाएगी 0। बेसिकली 0 इन द सेंस कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 0 ही हो जाएगी। सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फॉस्फोरस की 3, सल्फर की 2, आर्गन की 1, पोटेशियम की, सॉरी मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया, आई थिंक आर्गन विल बी दिस, पोटेशियम के बाद आर्गन आएगा, सल्फर, पोटेशियम, फिर आर्गन आएगा, ठीक है। तो पोटेशियम कितना हो जाएगा, दैट इज 1, ठीक है, आर्गन कितना हो जाएगा 0, और कैल्शियम कितना हो जाएगा, आई थिंक कोई मिस्टेक मैंने कर दी है, इसकी 2, 8, 10 और 8 और 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक कोई मिस्टेक मैंने कोई एलिमेंट भूल गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर। सल्फर के बाद क्या आता है, पोटेशियम। पोटेशियम आई थिंक 19 होगी पोटेशियम। कोई एलिमेंट मैं भूल रहा हूँ, कौन सा एलिमेंट भूल रहा हूँ यार, चलो आर्गन, सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया 14, फॉस्फोरस हो गया 15, सल्फर हो गया 16, 17 इज क्लोरीन, 17 इज क्लोरीन, बिल्कुल यहाँ पर मैं भूल रहा था जो, दैट इज क्लोरीन, ठीक है। इसको मैं 1 सेकेंड में मिटा दे रहा हूँ। देखो यही है, माइंड में जब नहीं चढ़ता ना चीजें तो नहीं आती हैं। 17 क्लोरीन, 2, 8, 2, 10, 5, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। सल्फर का कितना था, 2 और 6, 5 यहाँ आ जाएगा। फॉस्फोरस का कितना था, 3, इसका भी 3 आ जाएगा। सिर्फ 2, 8 नहीं 1 होगा, सॉरी माई मिस्टेक। फिर क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद फिर पोटेशियम। आर्गन का कितना होता है 0, पोटेशियम का होगा 1 और कैल्शियम का 2। एटलीस्ट तुम्हें 20 तक वैलेंसी याद होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा माइंड क्लिक नहीं कर रहा था, सॉरी फॉर दैट,
ठीक है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 1, बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1, नियोन का 0, सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 3, ठीक है 15 3, और सल्फर का 2, क्लोरीन का 1, ठीक है, आर्गन का 0, और पोटेशियम का 1, और कैल्शियम का 2। ठीक है, ये आई थिंक ये है पूरा का पूरा 20 तक का सिनेरियो। अब यहाँ से कोई भी एलिमेंट आपसे मैं पूछ देता हूँ, जैसे मैं पूछ दूं कैल्शियम और ऑक्सीजन का बताइए, ठीक है, कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलके कौन से कंपाउंड बनाएंगे, तो कैल्शियम का बोलेंगे भैया 2 है, और ऑक्सीजन का भी 2 है, 2 2 कट जाएगा, ये 1:1, तो 1:1 में सिंपल से क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, किसी से भी बनानी है तुम बना लो। देखो सोडियम और ऑक्सीजन का बताइए बना के क्या बनाएंगे, तो सोडियम का होता है 1, ऑक्सीजन का 2, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या बनाएगा, Na2O बना देगा। देखो कोई भी कंपाउंड निकालना तुम निकाल लोगे। जैसे सिलिकॉन का बता दो, सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन का बता दो, ठीक है, तो सिलिकॉन का कितना होता है 4, इसका होता है 2, तो ये कट जाएगा, ये 2:1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया, क्या बन जाएगा, SiO2 बन जाएगा। तो कोई भी कंपाउंड तुम्हें बनाना हो फटाफट से उसकी वैलेंसी लिखो, कट करो, कट करने के बाद फटाक से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें, कुछ क्वेश्चंस हैं, बट क्वेश्चंस के पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आइसोटोप्स एक बार देख लेना तुम लोग, ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज किन्हें कहा जाता है, स्पेसीज किन्हें कहा जाता है। तो मैं फटाफट से बस ओवरऑल आपको लिख दे रहा हूँ, लिख लो यहाँ पर डायरेक्ट। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर। मैं देखो बहुत फॉर्मेट शॉर्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो इसमें कुछ बचता ही नहीं यार, ठीक है, तो बहुत ज्यादा तुम्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं। और जब तक तुम सेल्फ नहीं पढ़ोगे, मैं लाख गुना पढ़ा दूं, 2 बार पढ़ा दूं, 3 बार पढ़ा दूं, 4 बार पढ़ा दूं, कोई फायदा नहीं है, तुम्हें खुद से ही पढ़ना पड़ेगा चीजें। आइसोटोप सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास। एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरीन इसका ले सकते हो, एग्जाम्पल क्लोरीन का तुम्हें देखना पड़ेगा आइसोबार्स। और अगर आइसोटोप्स की बात करूं, आइसोटोप्स विल भी हाइड्रोजन के होते हैं, कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें हो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बोले जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं सोडियम में कितने हैं 11, Mg प्लस में कितने हैं 11, एल्यूमिनियम में +2 कर दो, ये कितने हैं 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने हैं 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने हैं 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने हैं 11 इलेक्ट्रॉन। या फिर अगर मैं बोल दूं नियॉन माइनस बोल दूं एक, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब कुछ क्या है, सिंपल सा, ये सब कुछ क्या है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, जिसमें सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ये 3 से 4 चीजें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। बस अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और फटाफट से क्वेश्चन करने का काम करते हैं, और कुछ अगर आएगा तो हम क्वेश्चन की बात कर लेंगे। हाँ, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सारी की सारी थ्योरीज पढ़ लेना, रदरफोर्ड थ्योरी, डाल्टन से तामिल थ्योरी, बोहर थ्योरी, ठीक है, और जितने भी हैं आपके पास वो सब कुछ पढ़ लेना। मैं उनको पढ़ाने नहीं जाऊंगा क्योंकि पढ़ाऊंगा तो फिर वही बोरिंग सा टॉपिक है, बार बार आपको पहले डिटेल में समझाऊं फिर आऊं इस पे, तो वो कोई मतलब नहीं है उसका। सिंपल सा एनसीईआरटी उठाइए, पढ़िए, थ्योरी जो ना समझ में वो पूछिएगा। देखिए डाल्टन क्या बोलते हैं कि एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बिल्कुल इनके अकॉर्डिंग था कि एटम्स सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, बिल्कुल उनका मानना यही था कि एटम जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके डिफरेंट मासेस होंगे। एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मासेस, इनका ये मानना नहीं था। तो यही आपसे पूछा गया है कौन सा, नहीं, उनका मानना था भाई सेम एटम होगा तो सेम मास होगा, डिफरेंट कैसे हो सकता है, डिफरेंट एटम्स के बल्कि डिफरेंट मास हो सकते हैं एलिमेंट्स के। एटम्स कैन, बिल्कुल ये मानते थे कि एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं कब, जब कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो। क्लियर बात, डाल्टन की थ्योरी यही थी आपकी, बेसिकली क्लियर भी हो गई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो अब द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए एंड बी एलिमेंट आर 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया गया है 3 और 6 रेस्पेक्टिवली। मोस्ट प्रोबेबल फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट इज, अब यहां पर बात आएगी फटाक से, देखो कोई बच्चा जाएगा ए 3 कर देगा, बी 6 कर देगा, काटेगा 1:2, ये आ गया क्या ए टू बी मार के खटाक से आंसर निकल लेगा। लेकिन मेरे बच्चा, मेरे बाबू, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या गिवन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको क्या लेना है, वैलेंसी लेना है। और अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया, याद होगा, देखो यही क्वेश्चन आपसे खेलता है और यही आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हो और ओवर स्मार्ट बन के क्वेश्चन गलत कराते हो। लेकिन यहीं पर हमें अपने आप को सुधारना है, अपने आप को बचाना है। अगर ए की बात करूं,
ए की बात करूं तो इसकी वैलेंसी तो हमारी 3 ही है, ए की वैलेंसी तो 3 ही है क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें बेटा तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है विच इज ग्रेटर देन 4। तो हमारी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, हमारी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 6 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, हमारी वैलेंसी आ जाएगी 2। क्या बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, समझ में आई। अब बी की वैलेंसी कितनी हो गई, बी की बात हो रही थी, ए की वैलेंसी है 3, बी की वैलेंसी है 2। अब मल्टीप्लाई कर लो बेटा, जो आ जाए वो आंसर है, A2B3 ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोलो, कोई दिक्कत, वैलेंसी तुम्हें समझ में आ गई। चलिए भैया आगे बढ़िए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हो तो गलत कर जाते। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा आइटम भैया, ऑक्सीजन की बात की जा रही है। ध्यान से देखिए तो ऑक्सीजन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, 8 विल बी द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है, लेकिन जिसको नहीं पता वो 2 और 6 करेगा। 6 क्या है आउटर मोस्ट सेल में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, सॉरी 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 मैं वैलेंसी की बात कर रहा था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 2 और 6 ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे आउटर मोस्ट सेल जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंसी की बात की जाए तो 6 - 8 विल बी 2, ये क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। आप दोनों निकालिए, आप प्रैक्टिस में हैं, सो यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट बोथ थिंग्स। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। सेम देखो, कुछ आपको नया नहीं मिलेगा। फॉर्मूला कंपोनेंट फॉर्म बाय कंपाउंड कार्बन एंड सल्फर, कार्बन एंड सल्फर। कार्बन की वैलेंसी कितनी थी भैया, 4 थी। सल्फर की वैलेंसी कितनी थी, 2 थी, हमने अभी पढ़ा। लेकिन उससे पहले हमें दिख रहा है कि ये कट रहा है, एक दूसरे से कट गया। अब 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कार्बन से, 2 को सल्फर से, कार्बन के साथ 1 सल्फर के साथ 2, तो CS2 विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब भी मैं कोई क्वेश्चन दिखाऊं ना तो उससे पहले तुम खुद ट्राई किया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज द सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्जन किसमें, गैस में। तो इसका एग्जांपल मैंने बताया था ड्राई आइस, कैम्फर, कैम्फर क्या भैया, कपूर। सोडियम क्लोराइड, नमक थोड़ी जाता है, शुगर थोड़ी कन्वर्ट होता है, चौक थोड़ी कन्वर्ट होता है। क्लियर है ऑप्शन तो। चलिए इमल्शन, ये अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इमल्शन क्या है भैया, दो नन मिक्सचर, दैट इज दो नन मिक्सिंग लिक्विड्स को जब हम मिलाते हैं, नन मिक्सेबल लिक्विड्स को हम जब मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, इमल्शन बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो ऑयल प्लस वाटर अगर मैं मिला दूं तो ये क्या है, इमल्शन बनाते हैं, इमल्शन बनाते हैं, थिन फिल्म बन जाती है ऑयल की वाटर के ऊपर, दोनों मिलते नहीं है, कितना भी घोल के छोड़ दोगे ना तेल ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो 2 इमिसिबल लिक्विड्स विल बी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, मिक्सचर की बात हमने की थी, जब डिफरेंट कंपाउंड मिला के हम मिक्सचर बनाए तो दैट विल बी मिक्सचर। आइस, ये तो भैया वाटर ही है, H2O, ये तो मिक्सचर कहाँ से हो जाएगा, कार्बन एक एलिमेंट ही है तो ये कहाँ से मिक्सचर हो जाएगा, ये भी। कॉपर सल्फेट, ये ट्रू सॉल्यूशन होता है, ये ट्रू सॉल्यूशन है तो ये मिक्सचर नहीं है, ठीक है, ये पहचान नहीं पाओगे कॉपर सल्फेट। जबकि आपका विनेगर क्या है, विनेगर, विनेगर प्लस वाटर का मिक्सचर होता है, ये क्या होता है, विनेगर प्लस वाटर का मिक्सचर होता है, इसलिए विनेगर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम इज ए, दैट इज 2 8 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ए की वैलेंसी 2, बी इज 2 8 7, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी विल बी 8 - 7 बराबर 1, क्योंकि 7 क्या है, ग्रेटर देन 4 है, लेस देन 4 होगा तो हमें कोई चिंता नहीं करनी है, तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर ग्रेटर देन 4 है देन 8 में से घटा देंगे, और इक्वल टू 4 है तो दैट विल बी सेम वैलेंसी। तो बी की वैलेंसी 1 हो जाएगी, तो ए के साथ 1, बी के साथ 2, तो AB2 विल बी द करेक्ट फॉर्मेशन, AB2। बस हो गया काम हमारा। देख लो कितने क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है बेटा, देख लो ध्यान से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने बताया, लेटेंट हीट किस में काम आती है भैया, लेटेंट हीट किस में काम आती है, स्टेट चेंज करने में, स्टेट चेंज करने में काम आती है, करने में काम आती है, ना कि टेम्परेचर चेंज करने में। शोन बाई चेंज इन टेम्परेचर बिल्कुल नहीं, नॉट शोन बाई चेंज इन टेम्परेचर बिल्कुल। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज नॉट शोन बाई चेंज इन टेम्परेचर। हीट रिलीज बिल्कुल नहीं, हीट एक्सेप्ट करती है जो, हीट एसोसिएटेड विद डिफ्यूजन ये भी नहीं होगा, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेबल मिक्सचर,
मिल्क को पहचान पाते हो क्या? मिल्क को नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि भाई ये ऑयल, फैट और लिक्विड का, वाटर का मिल के बना होता है। ठीक है, शुगर की बात नहीं करेंगे, शुगर भी भैया हम घोल के छोड़ दें तो पानी में घुला ही रहेगा। चौक पाउडर भैया यही तो है असली गुनहगार, यही तो है। कॉपर सल्फेट भी वाटर में घुल जाएगा, तुम नहीं पता पाओगे, ट्रू सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये नहीं पता पाओगे, लेकिन चौक पाउडर भैया अगर घोल के छोड़ दोगे तो चौक नीचे बैठ जाएगी, ये बात तुम देखे होगे कभी न कभी। चौक को घोल के देखोगे तो डी विल बी द करेक्ट। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम दैट इज एक्सिस। प्रोटॉन की बात हो रही है 16, तो अगर पॉजिटिव है तो ये 16 प्रोटॉन है तो 16 इलेक्ट्रॉन भी होंगे इसके पास। अगर बोला कि x2 माइनस हो गया, माइनस का मतलब ऐड होता है, मतलब 2 माइनस हुआ तो 16 इलेक्ट्रॉन पहले था प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमने अब ऐड कर दिया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। तो पूछा गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम ऑफ एलिमेंट 16, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन x2 माइनस दैट विल बी 18। देख लो भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे? मुझे सब देखो, मैंने तुम्हें चीजें बताई कि इलेक्ट्रॉन अगर माइनस चार्ज आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड किया तुमने, पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला है तुमने, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निकाल लो। तो यही चीज तुमसे पूछा जा सकता है। अगर मैं बोलूं कि x2 प्लस में कितने प्रोटॉन होंगे तो फटाक से तुम बता दो, तो बोलोगे कि अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो प्रोटॉन तो भैया 16 ही प्रोटॉन होंगे जितने पहले थे। अगर इलेक्ट्रॉन पूछोगे तो भैया 16 थे, हमने अब 2 निकाल दिया तो 16 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसमें, 14 इलेक्ट्रॉन बचे हैं बेसिकली, तो 14 विल बी द आंसर। तो ये चीजें आपके साथ एकदम दिमाग में 24 घंटे घूमनी चाहिए, जब घूमेगी ना तब क्वेश्चन तुमसे लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ गैस? हाई फ्लूइडिटी बिल्कुल होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल होती है, लार्ज वॉल्यूम बिल्कुल होती है, हाई डेंसिटी नहीं होती है। डेंसिटी बहुत ही वेरी लो होती है, मतलब पूरे रूम में गैस फैल जाएगी तो इसकी डेंसिटी तो वैसे ही कम हो जाएगी, वेरी लो होगी भाई। गैस कैन बी लिक्विफाइड बाई, अब देखो यहाँ पर हम जो एलपीजी बनाते हैं, इसको ध्यान से आप रख लीजिएगा, दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। जब भी हम गैस को कहाँ कन्वर्ट करते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर दैट वी हैव टू कीप द टेम्परेचर, हमें क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर को लो रखना पड़ता है और प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ता है, प्रेशर को हाई रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? हाई रखना पड़ता है। प्रेशर मतलब बहुत कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस करना मतलब हम प्रेशर लगा रहे हैं ना, किसी चीज को कंप्रेस, बॉल है उसको कंप्रेस करोगे मतलब प्रेशर लगा रहे हो उस पर। तो हम किसी चीज को, गैस को क्या कर रहे हैं? कंप्रेस करो, उसके पार्टिकल्स को बहुत पास पास ला रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि रूम में पूरी गैस यहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है, अब इसको मैं कंप्रेस करके इतने से पार्ट में ले आऊंगा, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं अपने पास, ठीक है, 6 हैं, 3 3 6। अब देखो ये तो काफी दूर दूर था लेकिन पास है, इसके लिए मैं क्या करूंगा? इधर से भी फोर्स लगाऊंगा, इधर से भी, इधर से भी फोर्स लगाऊंगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी फोर्स लगाऊंगा, इधर से भी फोर्स लगाऊंगा, इसको चारों तरफ से दबाऊंगा। जब दबाऊंगा तो ये पार्टिकल्स आपस में पास आने लगेंगे, क्या होंगे? पास आने लगेंगे आपस में। तो ये जब पास आएंगे तो धीरे 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 धीरे, ये क्या था? गैस में था, ये गैस से धीरे 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 लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। और जब भी लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हमें टेम्परेचर बेसिकली कम करना है। कम इसलिए करना है क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा वो पार्टिकल्स आपस से दूर भागने लगेंगे, तो दूर हमें नहीं भगाना है, दैट्स नॉट आवर टास्क कि हमें दूर भगाना, हमें उसको पास रखना है। इसलिए हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को कम रखते हैं और प्रेशर को हाई रखते हैं। तो डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, बी विल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, ये कब होगा तुमसे? ये तभी होगा जब तुम एनसीईआरटी को पढ़ोगे बेटा, एनसीईआरटी को पढ़ोगे तभी ये क्वेश्चन तुमसे लगेगा और तभी जाके तुम समझ पाओगे बेसिकली। ठीक है, तो इतनी बात तुम्हें करके रखनी है। बाकी आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। और इतने ही क्वेश्चंस आपसे अभी तक पूछे गए हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ थियरी आपके लिए नहीं लेके आया हूँ, नहीं तो मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता था इसमें। अभी आपको सबसेल्स पढ़ा देता यहीं पे बैठ के, आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ा देता, मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता था, लेकिन मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर उसके लिए आपको जाना है तो आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मेरी ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसको फाउंडेशन के लिए पढ़ना है, फाउंडेशन के लिए तो प्रॉपर मैंने वहां पर पढ़ाया हुआ है केमिस्ट्री, आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जितने बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, @rankers CHS आपको मिल जाएगा बाबू, आप जाइए वहां से इसको ज्वाइन कर लीजिए और जितनी भी चीजें आपको मिल रही है वहां से फायदा उठाइए। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और तैयारी बहुत जोर शोर से करिए, क्वेश्चन जितना हो पाए उतना दबा के लगाइए, और कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, मेहनत देखो जितनी करोगे ना, रिजल्ट उतना ही प्यारा होगा। और मैं इतनी एश्योरेंस के साथ तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें बहुत मजा आएगा अगर तुम CHS में जाओगे। ठीक है, तुम्हें स्कूलिंग नहीं करनी, इस बात को अपने माइंडसेट अपने रखना है, स्कूलिंग नहीं करनी तुम्हें फाउंडेशन रखना है अपना, कि तुम वहां पर जाओगे अपने आप को एकदम फ्री कर देना। ठीक है, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ बच्चे अच्छे मिलेंगे तुम्हें,
ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, और एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। एक छोटे लेवल पर लड़ाई करना सीख जाओगे ना, तो बड़े लेवल पर जाकर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसी की कोशिश में हम भी लगे, आपसे लड़ाई कराना सिखाएं आपको, वो वाली लड़ाई नहीं, पढ़ाई वाली लड़ाई, कॉम्पिटिटिव फील्ड में आने वाली लड़ाई। तो इस चीज को आपको जितना अर्ली एज में हम हैबिट डाल देंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा फ्यूचर में, उतना ही आप जल्दी हमें थैंक यू बोलोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।